तो चलिए आज का आपका टॉपिक है, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने अगर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की वीडियो देख ली है तो उसके बाद देखिएगा, क्योंकि उसका छोटा सा अंश इसमें से इस्तेमाल होने वाला है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है बच्चों, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये मेटल सरफेस है, आपने ये लाइट रे गिराई कुछ सूटेबल फ्रीक्वेंसी की और इस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लग गए, यानी कि द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from the surface of metal when a light of suitable frequency is incident on it. द इजेक्शन इलेक्ट्रॉन्स का निकलना फ्रॉम दी मेटल्स के सरफेस में से कब, जब एक लाइट जिसकी पर्टिकुलरली कोई फ्रीक्वेंसी हो उस पे आकर गिरे। सिंपल है। और जो इलेक्ट्रॉन्स आपके इजेक्टेड होंगे ना, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये जैसे आपका मेटल सरफेस है, आपने एक लाइट रे गिराई, ये मेटल का सरफेस था, ये मेटल का सरफेस है, ठीक है। आपने एक लाइट रे गिराई जिसकी कुछ सुटेबल फ्रीक्वेंसी है, तो इस सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। तो इसी प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। लेकिन ये सोचना और समझना जितना आसान है उतना आसान बेसिकली है नहीं। ये एक्सपेरिमेंट हमको हर्ट्ज भाई साहब कर रहे थे, लेकिन जो समझाया असली मात्रा में लेनार्ड ने हल्का सा समझाया, लेकिन आइंस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने उसको बहुत बेखूबी से समझाया। आइंस्टीन द फादर ऑफ ऑल। शुरुआत हुई थी तो न्यूटन आया था, अब आ गया आइंस्टीन। तो ये दोनों क्या है, हर जगह टांग फसानी है इनको। तो देखो अब क्या है कि आइंस्टीन भाई साहब ने थोड़ी सी इसमें फोकस डाली, इस बात पे बात क्या डाली देखना। उन्होंने कहा कि हम आपको समझाते हैं कि ये चीज कैसे हुई। उसके लिए हम पढ़ते हैं व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस of the photoelectric effect experiment. तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है नो टाइम लैग between these striking photons and ejected electrons। मतलब यहां आपने लाइट रे गिराई, शू, वहां से इलेक्ट्रॉन निकले धाड़, या तर 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 आपने फ्रीक्वेंसी गिरा दी तो तुर 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 करते हुए इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। कोई टाइम नहीं, कोई टाइम लैग नहीं, जैसे गिराया तुरंत इलेक्ट्रॉन निकला। So the first observation or the first characteristic of the photoelectric effect experiment is that there is no time lag between the striking photons and the ejected electrons. Second, minimum या threshold frequency। हाँ जी, तो यहाँ पे बात हो रही थी ऑब्जर्वेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट की।
नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग फोटॉन्स एंड द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे ही आपने कोई लाइट रे मेटल सरफेस पर डाली, तरतलाते हुए इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल सरफेस से निकलेंगे। दूसरा पॉइंट आता है मिनिमम या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो देखिए इसका क्या मतलब है। आइंस्टीन भाई साहब ने कहा कि जो ये मेटल सरफेस है, मेटल क्या है, मेटल एक एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन पे पास अब पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को बड़े अच्छे से पकड़ा हुआ है, ठीक है, उसको इतनी आसानी से नहीं जाने देगा अनटिल अनलेस जब आप एक मेटल सरफेस पे एक ऐसी लाइट रे गिराएं जिसके पास कम से कम उतनी क्षमता हो, मिनिमम एनर्जी हो या थ्रेशोल्ड एनर्जी हो, वर्ड्स पर फोकस करना, मिनिमम एनर्जी हो या थ्रेशोल्ड एनर्जी हो, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करा सके, ताकि वो इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या बाइंडिंग फोर्स को तोड़ सके। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट तभी सक्सेसफुल है, या फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होना तभी सक्सेसफुल है जब आप एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट रे मेटल सरफेस पे गिराते हैं, सो एज टू ओवरकम द वर्क फंक्शन, so as to overcome the force of attraction between the nucleus which is positively charged and electron which is negatively charged, so as to overcome the threshold energy। जैसे ये टूटेगी वैसे इलेक्ट्रॉन्स निकलना चालू हो जाएंगे। देखो यहाँ पर जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको आप बाइंडिंग एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, या वर्क फंक्शन के नाम से जानते हैं, वर्क फंक्शन को W0 बोलते हैं, या मिनिमम एनर्जी के नाम से जानते हैं, या थ्रेशोल्ड एनर्जी के नाम से जानते हैं, सब एक ही नाम है। तो हर एक अलग मेटल की अपनी खुद की वर्क फंक्शन होती है, यानी कि उसकी मिनिमम एनर्जी होती है, यानी कि उसकी मिनिमम या थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। अब जैसे हम बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो हमारा जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में कौन कौन है, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, इसको हम गिनेंगे नहीं, रेडियो एक्टिव है, और हाइड्रोजन को भी जरा 2 मिनट के लिए हटा दो। तो जब पीरियोडिक टेबल की शुरुआत इन एलिमेंट्स से होती है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये अपने ही पूरे पीरियोडिक टेबल में पीरियड वाइज अगर देखें तो इनका साइज सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा साइज है। तो मेटल्स के पास ही तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी होती है, और इनका अगर साइज रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज़्यादा है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी कम है। यानी कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे बढ़िया मेटल्स हैं, क्योंकि कम से कम एनर्जी देने पर ये आराम से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट कर देंगे। और अगर बात रही इनमें से भी सबसे बेस्ट मेटल कौन सा है, तो वो है सीजियम, क्योंकि जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। भाई रिस्पेक्टिव पीरियड में ये सबसे बड़े साइज के हैं, और इस ग्रुप में सबसे बड़ा सीजियम है। तो सीजियम और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में मिनिमम से मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो झट से एनर्जी देंगे और पट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो मिनिमम एनर्जी से हम इलेक्ट्रॉन निकालना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट का ये मकसद है। तो सीजियम इज यूज्ड मोस्टली इन दी फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, वरना यूज करने को तो पोटेशियम या सोडियम भी किया जा सकता है, लेकिन सीजियम मैं कह रहा हूं बेस्ट है, बेस्ट, क्योंकि मिनिमम एनर्जी से बढ़िया आउटकम मिलेगा। तो चलिए, आपको मिनिमम या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ में आई। क्या है ये आपको इतनी फ्रीक्वेंसी तो देनी ही देनी है ताकि आप फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सको, ठीक है, फ्रॉम द मेटल सरफेस। It is the minimum frequency which is used
to eject the electrons from the metal surface. इतना नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए आगे देखते हैं। दूसरे पॉइंट पे ही हम एक कंटिन्यूएशन करते हैं एक बात, यानी कि जो आपने लाइट रे डाली थी उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। ये जो लाइट रे आपने डाली इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी होगी अकॉर्डिंग टू दी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। पढ़ा था ना अभी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है? जब आप कोई इलेक्ट्रॉन, जब कोई आप एनर्जी गिराते हो, जब कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है या रेडिएटेड होती है, तो जो फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई एनर्जी। तो ये ई जब गिरेगी, मतलब कोई एक ऐसी लाइट रे जो मेटल सरफेस पे गिर रही है उसके पास कुछ अपनी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी होगी, और वो क्या क्या काम कर रही है? वो भाई साहब दो काम कर रही है। ये जो लाइट रे गिर रही है वो दो काम कर रही है। पहला काम क्या कर रही है कि इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ रही है, यानी कि वर्क फंक्शन को कुछ एनर्जी दे रही है, यानी कि कुछ एनर्जी दे रही है ताकि वो मिनिमम एनर्जी तक पहुंच जाए, ताकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट सके। और दूसरा काम क्या कर रही है? दूसरा काम कर रही है कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में मदद कर रही है, यानी कि उससे काइनेटिक एनर्जी दे रही है। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है और वेलोसिटी भी होती है। तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो, जिसके पास वेलोसिटी हो, तो उससे एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यानी कि इस कॉन्सेप्ट से हमें ये फॉर्मूला मिल रहा है कि जो E है वो W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। ये वाला E क्या है? hν। ये वाला W0 किसके बराबर होगा? hν0। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। ये ν0 क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। भाई अगर न्यूज से रिलेटेड, फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E, तो ν0 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E0 ना W0। भाई एक फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली एसोसिएटेड मिनिमम एनर्जी होगी, और उस मिनिमम एनर्जी को जो हम लोग डिनोट करते हैं वो E0 नहीं बल्कि W0 से करते हैं, जिसको वर्क फंक्शन भी कहा जाता है, या थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहा जाता है, या मिनिमम एनर्जी भी कहा जाता है, या इट इज बेसिकली द बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स पर जब भी क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, तो ये फॉर्मूला जरूर काम आएगा। यहाँ पे V वेलोसिटी है और मास, अगर कुछ भी ना दिया हो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख कर देखेंगे, आंसर आएगा। अभी क्वेश्चंस करवाएंगे, न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि इस फॉर्मूले का यूज कैसे हो सकता है। यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि कभी कभी क्वेश्चंस में काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली नहीं दी रहती है। काइनेटिक एनर्जी का दूसरा नाम स्टॉपिंग पोटेंशियल भी है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है वो एक मिनिमम क्षमता, पोटेंशियल क्षमता, एक मिनिमम पोटेंशियल विच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विच हैव बीन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। भाई ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से निकल रहे हैं, आप इसके अगेंस्ट में कोई एक ऐसा पोटेंशियल लगाइए जो इस इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन को रोक दे, उस चीज को बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो हैसियत है, जो औकात है, जो क्षमता है, वो किसके बराबर हो गई? वो काइनेटिक एनर्जी की तो बराबर हो गई, तभी तो वो रोक पा रहा है उसको। तो हम यही भी तो कह सकते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। यार फिजिक्स में नहीं पढ़ते हो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की कई का बराबर आ जाती है? फिजिक्स में कभी पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी जैसी जब बॉडी अचानक से रुक जाए तो इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, बस वही चीज़ है।
कि काइनेटिक एनर्जी मिल रही थी इलेक्ट्रॉन को, तर 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 करते वो स्पीड बाहर से निकल रहे थे। आपने क्या किया, आपने कुछ ऐसा पोटेंशियल लगाया जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन रुक गया, तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। और उस स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो औकात है, जो मैग्नीट्यूड है, वो किसके बराबर हो गई, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गई। तो कभी क्वेश्चन में आ जाए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ सीजियम एटम इज 0.89 वोल्ट, एग्जांपल दे रहा हूं, तो यानी कि ये उसने उसकी काइनेटिक एनर्जी की आपको वैल्यू दे दी है। ठीक है, याद रखना इस बात को। अब आपको और अच्छे से एक चीज बताते हैं हम कि E = W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है। मान लो ये आपका एक मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस की मिनिमम एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन 20 किलो जूल पर मोल है। कितना, 20 किलो जूल पर मोल। हमने यहाँ पर एनर्जी डाली, एक लाइट रे डाली, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली, वो डाली कितनी की डाली, हमने डाली 18 किलो जूल पर मोल की। क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 20 है वर्क फंक्शन, 18 की डाल रहे हैं, नहीं निकलेगी। क्यों, क्योंकि हम पहले ही कह रहे हैं हमें एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए ताकि वो ओवरकम कर सके वर्क फंक्शन को, बाइंडिंग एनर्जी को। तो अब हम क्या करेंगे, हम 22 की डालेंगे। तो 22 की डालें या 21 की डालें या 24 की डालें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमारा इजेक्ट होना शुरू हो जाएगा। 20 की डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 की डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आकर घूमने लगेगा। अभी उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर रिजेक्ट कर सके। यानी कि अगर तुम 24 की एनर्जी डालते तो 20 तो खर्च हो जाएगा वर्क फंक्शन में, मतलब इन दोनों के मैग्नीट्यूड को तोड़ने के लिए, और जो 4 किलो जूल एक्स्ट्रा तुमने जो प्रोवाइड करी, उस 4 किलो जूल को वो काइनेटिक एनर्जी में इस्तेमाल कर देगा, श्याम करते हुए इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। समझ में आ गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी इसके 1-2 पॉइंट्स और हैं जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, तीसरा ऑब्जर्वेशन ये है, जो काइनेटिक एनर्जी है किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, रीजनिंग में, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। तो सीबीएसई ने भी अपना एमसीक्यू वाला पैटर्न शुरू कर दिया है। मेंस में, नीट में, छोटे छोटे सवाल में जरूर मिलेगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन 4 उसके ऑप्शंस होंगे, एक में फ्रीक्वेंसी और एक में इंटेंसिटी जरूर होगा। और ये कंफ्यूजन होता ही होता है कि बच्चे इंटेंसिटी अक्सर मार्क करके आते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी बट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, यानी कि ब्राइटनेस। आप डल रेड फेंको, आप डार्क रेड फेंको, उस पर काइनेटिक एनर्जी का फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक बात है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ejected depends upon intensity of incident light। कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो तो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होगी। क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आप लाइट रे फेंकोगे उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी दोगे कुछ तो वर्क फंक्शन ले लेगा और बाकी बची सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में इस्तेमाल हो जाएगी। तो इंटेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इंटेंसिटी। नहीं समझे? समझाते हैं फिर से, देख लो
कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड करेगी लेकिन इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन नंबर ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेंगे। ठीक, मान लो डल रेड से तुम्हारे 2 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, लेकिन डार्क रेड से हो सकता है 6 निकल जाए। ठीक है, यहां पर 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे से ग्राफ्स होते हैं, एक जगह काइनेटिक एनर्जी बना लो, एक जगह इंटेंसिटी बना लो। तो इसका ग्राफ तो ये आएगा, कांस्टेंट, डिपेंड ही नहीं करता। फिर से एक तरफ काइनेटिक एनर्जी बना लो, एक तरफ फ्रीक्वेंसी बना लो, तो इसका ग्राफ है ये जानते हो इतनी स्पेस क्यों छोड़ी? क्योंकि एकदम जिसकी 0 फ्रीक्वेंसी है तुरंत थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। भाई फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ना, तो कुछ देर बाद, कुछ समय बाद कुछ वैल्यू होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी की, यानी कि ये जो वैल्यू है ना ये न्यू नॉट है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज होगी और एक सुटेबल यानी कि एक मिनिमम यानी कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर रीच कर जाएगी, तब फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलना चालू हो जाएंगे। समझ में आ गया? चलिए आइए इस पर बेस्ड अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये सब नोट कर लिया? नहीं किया तो पॉज करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, क्योंकि जो ये आप नोट्स बनाओगे वो आपके आने वाले 2 या 1 या 3 साल तक चलेंगे। और नीले, काले, हरे, पीले पेन से आप नोट्स बनाया करो। ज़िंदगी क्या है, रंगीन होनी चाहिए भैया। वाइट और ब्लैक तो स्कूल यूनिफॉर्म भी होती है। ठीक है, तो जितना रंग बिरंगा आप अपनी कॉपी को रखोगे उतना पढ़ने में मज़ा आएगी। आप 2 महीने बाद भी कॉपी को उठाओगे तो लगेगा वाओ, आई हैव टू स्टडी दिस। लेकिन अगर वहीं नीले पेन से या सिर्फ काले पेन से सिर्फ नोट्स बनाए जा रहे हो गंदी गंदी हैंड राइटिंग से, तो मज़ा नहीं आएगी पढ़ने में। तो जो भी समझो उसे बड़े प्यार से वीडियो को पॉज करो, आराम से उस पर नोट बनाओ, फिर वीडियो चलाओ और फिर आगे पढ़ो। ठीक है, देयर इज़ नो रश। तो कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। पहले कुछ आसान क्वेश्चन इस्तेमाल करते हैं। A radiation of frequency 5.2 into 10 to the power 14 per second produces photoelectric effect and ejects electrons with kinetic energy of, आप लिखते जाएं, with kinetic energy of 1.3 into 10 to the power minus 20 joule. Calculate the threshold frequency of the metal. तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के आगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बड़ा ही छोटा सस्ता सुंदर टिकाऊ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लो क्या कह रहा है। अ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 5.2 प्रोड्यूसेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि एक लाइट रे आ रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है और वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने में सक्षम है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं मेटल सरफेस से, और जो इजेक्ट हो रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी दी है। कह रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालो। तो सिंपल अपना फॉर्मूला निकाल लो, क्या है, E इक्वल टू W नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। E का मतलब H न्यू, इसका मतलब H न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब
हमें निकालना क्या है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक बार सब कुछ तो पता है, खत्म हो गई बात यार, कुछ रहा ही नहीं। न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी अपॉन एच, ये कर सकता हूँ ना, एच से डिवाइड कर दिया। ये दिया है 5.2 इंटू 10⁻14, ये हमें निकालना है। काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 1.3 इंटू 10⁻20। एच की वैल्यू क्या है बताओ, पीछे नहीं, पीछे देख कर नहीं, खुद से बताओ, याद नहीं की, कर लो भाई। 6.626 इंटू 10⁻34, सब कुछ किया है, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। light of wavelength Angstrom falls on a metal surface of work function 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड, दो चीजें फाइंड करने को कह रहा है, एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। अगर हमें पहला पार्ट नहीं भी कहा होता ना ये निकालने को, तब भी हमें ये निकालना पड़ता काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए। कह रहा है एक लाइट है, वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, जिसका वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया। तो सबसे पहले तो E इज इक्वल टू SC बाय लैम्डा, ये किसके, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो E इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन लेमडा। 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग है तो 10⁻10 कर देंगे। कन्वर्जन्स याद कर लिए, याद हो जानी चाहिए अब तक। ये जो निकालोगे बेटा, ये आप एनर्जी निकाल लोगे, दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन। ये ए पार्ट, बी पार्ट अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये लाइनें लिखनी पड़ती हैं, ये अगर लाइनें लिख दोगे, फॉर्मूला यूज लिख दोगे, इससे इम्पैक्ट पड़ेगा, एग्जामिनर को पता होगा कि यार इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, टक 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 करता हुआ पेन चलेगा, आपको मार्क्स मिलेंगे, आप हमें दुआ दोगे। तो क्या है, थोड़ा सा आपको जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा जाए, गिवन फॉर्मूला लिख लो, गिवन दैट लिख दो। जैसे यहाँ पे आप गिवन दैट लिख सकते थे कि वेवलेंथ इतनी दी है, वर्क फंक्शन इतना दिया है, सामने सामने क्वेश्चन में लिखा है। लेकिन ये सब चीज़ें लिखने से प्रेजेंटेशन बढ़ती है, मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, आपको अच्छे से मिलेंगे, कुताई नहीं होगी, कंजूस नहीं बनेगा एग्जामिनर, आपके मार्क्स नहीं काट सकता, कोई बहाना ही नहीं मिलेगा। वरना आप ऐसे लिख सकते हो, सिंपल ऐसे ही। कई बच्चे क्या होते हैं, लिखेंगे ए इक्वल टू दिस इंटू दिस अपॉन दिस, इसमें टीचर नंबर काट लेता है ना। मैं ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो मतलब बोर्ड्स में फोकस कर रहे हैं, जिनको आता सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद जब पेपर में करके आते हैं तो उनको मार्क्स नहीं मिलते हैं, मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। तो टीचर्स कहते हैं कभी आपने फॉर्मूला नहीं लिखा, कभी आपने गिवन डेटा नहीं लिखा, कभी आपने ये नहीं लिखा कि ये किसके अकॉर्डिंग है। तो ये सब चीज़ें ऐड ऑन कर देना। तो दूसरा, अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, E इज इक्वल टू W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये वाली E की वैल्यू ये है, W0 आपका 1.9 EV दिया है। EV अब देखो 1 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। तो यहाँ पर 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि ये जूल में है, ये भी जूल में होना चाहिए, तब भी काइनेटिक एनर्जी जूल में ही आएगी, क्योंकि एनर्जी की बेसिकली एसआई यूनिट क्या है, जूल। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखे
तो उसको तुरंत मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो वो तुरंत जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को कभी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं रखना, आंसर जूल में कन्वर्ट कर देना। अनटिल अनलेस क्वेश्चन में पूछे ना, या आपके एमसीक्यूज में ऑप्शन में ईवी ना लिखा हो, लिखा होगा तो बढ़िया है यार, मत करो 1.6 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई, अपने को क्या कैलकुलेशन थोड़ी क्या करनी है ज़्यादा। समझ में आया? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3, द स्टॉपिंग पोटेंशियल, आ गया ना वर्ड। द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ Cu मेटल इज 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द वर्क फंक्शन of Cu when a radiation of wavelength (250 nanometer) strikes the plate. तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। कह रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ कॉपर मेटल इज 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी मैंने थ्योरी में आपको ये चीज़ लिखवाई थी, कभी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाए तो उसका क्या मतलब है, वो पोटेंशियल्स जिससे आप जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल सरफेस से निकल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट में, उसको आप रोक देते हो, यानी कि उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी के। यानी कि इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में आपको जो ये वैल्यू दी गई है ये काइनेटिक एनर्जी दी गई है। ठीक है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ कॉपर मेटल इज 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इसकी इतनी है। कैलकुलेट द वर्क फंक्शन व्हेन द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 250 नैनोमीटर स्ट्राइक्स द प्लेट। तो E = Sc/λ। अब तो बड़ा सरल हो गया क्वेश्चन। जब तक ये चीज़ रहस्य थी कि यार ये क्या वर्ड आ गया, तब तक बड़ी दिक्कत थी जीवन में, लेकिन जैसे ही इस वर्ल्ड का रहस्य खुल गया तो क्या है कि जीवन में मजे आ गए। क्या आ गए? मजे आ गए। तो E = Sc/λ, इससे आप E निकाल लोगे। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? E = W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। E आपने यहाँ पर ये निकाला हुआ है, W0 आपको निकालना है, काइनेटिक एनर्जी आपको 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो कैलकुलेशंस आप लोग करते रहना, आंसर एकदम बरोबर सही आएगा। ठीक है ना, अपने को क्या है कि कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कैसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का? हाँ कि ना? है, कस के चिल्ला दो, कह दो हाँ आ रहा है। नहीं भी आ रहा तब भी चिल्ला दो, कहो नहीं आ रहा है, लेकिन चिल्लाओ, बोलो, जीवन में बोलना जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आयोडीन मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स इनटू एटम after absorbing
if one quantum of radiation is absorbed by each molecule calculate kinetic energy of iodine atoms. Bond energy of I2 molecule is equal to 240 किलोजूल पर मोल। तो ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एक आयोडीन मॉलिक्यूल है, मतलब I2 डिसोसिएट हो रहा है एटम्स में, यानी कि I2 विल गेट डिसोसिएट्स इनटू I प्लस I। कब हो रहा है? जब वो एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट ऑफ वेवलेंथ 4500 आर्मस्ट्रॉन्ग, मतलब यही वाली चीज, यही वाली वेवलेंथ इसके ऊपर आ रही है। तो बेटा इस वैल्यू से हमें तुरंत ये निकाल लेना चाहिए E इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा, और ये E यहाँ पे क्या है? एनर्जी absorbed by I2 molecule 6.626 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 upon lambda 4500 into 10 to the power minus 10। ये आपने E निकाल कर अपने जेब में रख लिया, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कैलकुलेट दी काइनेटिक एनर्जी, और I2 की बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मतलब I2 मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए 240 किलोजूल पर मोल चाहिए। बॉन्ड एनर्जी ऑफ I2 इन जूल पर मॉलिक्यूल कितनी हो जाएगी? 240 किलो जूल है, तो ये कर देंगे तो ये जूल में आ गई। जूल पर मॉलिक्यूल में करने के लिए 6.022 इंटू 10⁻23 कर देंगे। एक आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब E इज इक्वल टू W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला था। ये E क्या है जो आपने ये निकाली, एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है। वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन हमने आपको बताया था, मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो चीज़ यहाँ पे दूसरे स्तर पे दी गई है, वो चीज़ यहाँ पे मॉलिक्यूल के स्तर पे दी है। तो मॉलिक्यूल को पहले ब्रेक डाउन करोगे, वो एटम देगा, एटम से फर्दर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी कॉन्सेप्ट क्या था? आप कभी भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो तो एटम से, आइसोलेटेड गैसियस एटम से निकाल सकते हो। तो पहले I2 उसने आपको जो बॉन्ड एनर्जी दी है दैट वी विल यूज एज द वर्क फंक्शन, यानी कि 240 इंटू 10⁻³ अपॉन दिस विल बी W0। माइनस कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्लियर? लेकिन हमें एटम्स के लिए दिया और हमने जो निकाली है वो मॉलिक्यूल के लिए निकाली है, तो जो भी आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ से निकालोगे वो मॉलिक्यूल के लिए आएगी और हमें एटम के लिए चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 2 कर देना। चलो जी, ये रहा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मिलते हैं आपसे नए कॉन्सेप्ट पे।